बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने डिस्कस करना है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, जब हम ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमंस में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक को हम कहते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करना है, फिर इंशाल्लाह जो ये चैप्टर का एंड होने लगेगा तो उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम को शुरू करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो ब्लड है, पंपिंग ऑर्गन हार्ट है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स कहा जाता है। तो सबसे पहले ब्लड को हम आज डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि ब्लड के एक कंपोनेंट को सिर्फ आज हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड है क्या? ब्लड की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो ब्लड वो मीडियम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस डिजॉल्व होकर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ब्लड इज़ अ मीडियम थ्रू विच डिफरेंट किस्म के जो सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये ब्लड की डेफिनेशन है। अच्छा, ब्लड वाहिद टिश्यू है जो लिक्विड इन नेचर है। इट इज लिक्विड टिश्यू, लिक्विड, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, जैसे रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। और कोई भी ऐसा टिश्यू, ये इसको कंपाउंड टिश्यू भी कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा टिश्यू जिसमें डिफरेंट किस्म के सेल्स हों तो वो कंपाउंड टिश्यू कहलाते हैं। तो बहरहाल ये ब्लड की डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अगर ब्लड को वेट के लिहाज से डिवाइड किया, यानी अगर बॉडी का वेट किया जाए और इसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो एक हिस्सा जो वेट का बनेगा वो ब्लड की वजह से बनेगा। तो इसको आप कह सकते हैं 1/12 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले कंपोनेंट में जो परसेंटेज निकाली गई वो किस तरह निकाली गई है। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब हम लें, उसके अंदर हम थोड़ा सा ब्लड डालें और एक ऐसा केमिकल हम इसमें ऐड करते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, क्योंकि बॉडी से बाहर जब जो ही ब्लड आता है तो उसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस केमिकल को हम कहते हैं हेपरीन। ये एंटी कोआगुलेंट है। एंटी कोआगुलेंट का मतलब है जो किसी चीज को क्लॉट नहीं होने देता। अच्छा, जब हमने ब्लड इसमें डाल दिया, थोड़ी सी हेपरीन इसमें ऐड कर दी, अब हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर रिवॉल्व करवाएंगे। अच्छा, जब उसकी रेवोल्यूशन होगी और जब इसको स्टैंड किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, तो देखने में ये आया कि जो ब्लड का सॉलिड पोर्शन है, जो ज़्यादातर सेल्स और सेल लाइक बॉडी है, वो नीचे जमा हो जाती है और जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है वो ऊपर जमा हो जाता है। तो जिस वक्त हमने परसेंटेज कैलकुलेट की तो ये वाला जो पोर्शन है ये वॉल्यूम के लिहाज से 45% बना और ये वाला जो लिक्विड पोर्शन है या ट्रांसपेरेंट पोर्शन है ये वॉल्यूम के लिहाज से 55% बना। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब ब्लड की जाती है तो वॉल्यूम के लिहाज से 45% सेल्स और सेल लाइक बॉडीज और जो लिक्विड पोर्शन है वो 55%। तो लिक्विड पोर्शन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा 55% बाई वॉल्यूम, ये आप लोगों ने याद रखना है, बाई वॉल्यूम प्लाज्मा 55% बनेगा। और जो सेल और सेल लाइक बॉडी, जो सेल्स हैं, जैसे रेड ब्लड सेल एक मुकम्मल सेल है, वाइट ब्लड सेल एक मुकम्मल सेल्स हैं, लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं दे आर द पार्ट्स ऑफ सम बिग सेल्स जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है। तो इस वजह से इनको कहा जाता है दे आर द सेल लाइक बॉडीज। ये ट्रू सेल्स नहीं है। तो प्लेटलेट्स जो हमारी क्लॉटिंग के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं, तो इनका आप कह सकते हैं मुकम्मल तौर पे सेल की तरह की बॉडी नहीं होती। अच्छा, आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ब्लड के इस कंपोनेंट की जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, या इसको आप कह सकते हैं सॉल्युबल पार्ट ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा में ज्यादातर जो हिस्सा है वो वाटर का होता है, ऑलमोस्ट 90%, और बाकी वो चीजें हैं जो इस वाटर के अंदर डिसॉल्व होती हैं जो 10% है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ओवरऑल अगर हम बात करें 90% वाटर है और 10% उसमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस है। और ये जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस है इसको आगे फर्दर 6 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। इनऑर्गेनिक साल्ट या मिनरल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, गैसेस और वेस्ट। ये 6 कैटेगरी हैं जो इन डिसॉल्व सब्सटेंसेस के अंडर आती हैं। अच्छा, इनमें से काफ़ी सारी की अमाउंट कांस्टेंट रहती है
क्योंकि अगर ये अमाउंट चेंज हो जाए तो बड़े प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में भी। और कुछ की अमाउंट वेरी कर रही होती है कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिहाज से। कैसे? जैसे अगर हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में एक न्यूट्रिएंट की बात करें, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड वो कंडीशन है जिस वक्त इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो इसके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त इंसान एक्सरसाइज करते हैं और हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसके ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड की जो अमाउंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिहाज से डिस्कस किया। या अगर हम ब्लड के अंदर देखें, पोर्शन यानी जिस पोर्शन को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी तरफ जाने वाला ब्लड या उससे आने वाला ब्लड, उनमें भी इसकी थोड़ी सी वैरायटी आ सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कि जो किडनी की तरफ ब्लड जा रहा है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट ज़्यादा होंगे और जो किडनी से ब्लड आ रहा है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट कम होंगे। इसी तरह जो हमारा ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, जो बॉडी से वापस आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कम होगी। जो इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है उसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की अमाउंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस तरह हमारे पास ये जो मुख्तलिफ किस्म के पोर्शंस हैं उसमें थोड़ी सी चीज़ें वेरी कर सकती हैं, लेकिन जो ओवरऑल हमारे पास कैटेगरी वो यही 6 रहती है: इनऑर्गेनिक साल्ट, प्लाज्मा प्रोटीन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, हार्मोन, गैसेज और वेस्ट। तो पहली कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें, इनऑर्गेनिक साल्ट या मिनरल्स या आयंस, तो ये इस 10 में से, यानी कि ओवरऑल प्लाज्मा में से, इस 10 में से 0.9% बाई वेट बनती है। और इस 0.9% में से ज़्यादातर जो अमाउंट है वो सोडियम और क्लोराइड की है, जो आम साल्ट वगैरह है जिसको हम नमक भी कह सकते हैं। 2/3 यानी परसेंटेज के लिहाज से ये कितनी बनेगी? 0.6% बनेगी। और बाकी जो 0.3% है उसमें बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कैल्शियम आयन आ जाता है, जिंक आयन आ जाता है, मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे मिनरल्स आ जाते हैं। अच्छा, इन मिनरल्स का ब्लड में कांस्टेंट अमाउंट में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर बॉडी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो वो नमक इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जो सोडियम है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है तो हमारे मसल्स के अंदर आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी जिस्म में एक किस्म की ना आप कह सकते हैं जो मसल्स के एतबार से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक डिजीज़ पैदा होती है जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टेटनी। इसी तरह अगर कैल्शियम ज़्यादा हो तो उससे कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो तो बोन्स के आप कह सकते हैं कमज़ोर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल इनमें अगर चेंज आ जाए इन मिनरल्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन मिनरल्स के चेंज होने की वजह से पीएच ऑफ ब्लड चेंज हो सकती है। वैसे तो नॉर्मल पीएच 7.4 है और इसको मेंटेन रहना चाहिए 7.35 से 7.45 के दरमियान, ये इसकी नैरो लिमिट है। क्लियर? लेकिन अगर ये 7.45 से या ज़्यादा हो जाए या 7.35 से कम हो जाए तो इसकी वजह से आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। अगर खुदा न खास्ता उन एंजाइम की पीएच चेंज हो जाए, अब ब्लड के जो एंजाइम है उनकी ऑप्टिमम पीएच ये है, क्योंकि ब्लड में काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनकी ऑप्टिमम पीएच ये है। अगर इससे शिफ्ट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो फिर जाहिर बात है अगर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच चेंज हो जाए तो उसकी एफिशिएंसी के अंदर कमी आ जाएगी। और जब एफिशिएंसी में कमी आ जाए तो उससे होने वाले सारे केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको हमेशा इस लिमिट के अंदर मेंटेन रहना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई इफेक्ट हो जाता है तो बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाएंगे। अच्छी इसी तरह प्लाज्मा जो प्रोटीन है ये ओवरऑल डिजॉल्व सब्सटेंसेस का 10% में से 7 to 9% बनाती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन न्यूट्रिएंट्स या इन सब्सटेंसेस की वजह से बने होते हैं। और इनकी ज़्यादातर सिंथेसिस होती है लिवर में, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या इसको एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, और दूसरी हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन है। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं जब एंटीजन बॉडी में जाते हैं। एंटीजन कुछ भी हो सकता है। एंटीजन अगर हम वैसे देखा जाए इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी जनरेटर, कि कोई भी बॉडी में चीज़ गई, चाहे वो वायरस गया, चाहे बैक्टीरिया गया या कुछ और चीज़ चली गई और उसने जाके एंटीबॉडी को जनरेट करवाया तो वो क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडी जनरेटर। और जनरेट कौन करते हैं? ये हमारे बी लिम्फोसाइट जनरेट करते हैं। अच्छा, जिस वक्त ये बी लिम्फोसाइट बना देते हैं फिर या तो ये प्लाज्मा में आ जाते हैं एंटीबॉडीज़, या लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लूइड है उसको लिम्फ कहा जाता है उसमें चले जाते हैं। यानी जहाँ हमारी बॉडी में डिफेंस चाहिए होता है वहाँ ये चले जाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ने क्या करना है, वो जो बाहर से
एंटीजन आया है उसको डिस्ट्रॉय करवाना है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द डिफेंस सिस्टम। अच्छा, क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी ब्लड प्लाज्मा में होती है, जैसे दो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों मिलकर ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। कैसे? दोनों ब्लड में आमतौर पे इनएक्टिव शक्ल में होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। लेकिन जिस वक्त ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है तो प्रोथ्रोम्बिन को एक इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसका नाम है थ्रोम्बिन, और ये कैटलिस्ट का काम करेगी। कैटलिस्ट कैसे काम करेगी कि फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए ये अपना रोल प्ले करेगी। और जो फाइब्रिनोजन है ये डिजोल्व शक्ल में होती है और प्लाज्मा में ये सॉल्युबल होती है, और जो फाइब्रिन है ये अनडिजोल्व होती है, ये इनसॉल्युबल होती है प्लाज्मा में। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फिर मिलके जो हमारे ब्लड सेल को ट्रैप करेंगे और एक कवरिंग से बना देंगे। वो कवरिंग क्या करेगी, वो जो डैमेज जगह है जहां से ब्लड निकल रहा है उसको सील कर देगी। क्लियर? तो थ्रोम्बिन कैटलिस्ट का काम करती है, डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होती है, जिसने ब्लड क्लॉटिंग या जो जगह हमारी रप्चर हो गई उस जगह जो सील बनाना है वो किसका डायरेक्टली रोल है? फाइब्रिन का रोल है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारे ब्लड में ग्लूकोज, फैट्स, फॉस्फोलिपिड, अमीनो एसिड, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम खुराक खाते हैं, जो फूड इंटर हुआ है डाइजेशन के बाद, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में दाखिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दे आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, और ये ब्लड में कैसे इंटर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो लैक्टिक एसिड है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जिस वक्त बंदा हार्ड एक्सरसाइज करता है तो जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना हुआ होता है, तो पायरुविक एसिड बजाय एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से मेटाबोलाइज होने के लिए वो एनएरोबिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए से वो मेटाबोलाइज हो जाता है, और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाए तो हमें मसल फटीग हो जाती है, यानी हम थकना शुरू हो जाते हैं। फिर जिस वक्त इंसान रेस्ट करता है तो उस मसल जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था हार्ड एक्सरसाइज की वजह से, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी दे सके, तो वो मसल फिर इस लैक्टिक एसिड को ब्लड के जरिए से किस में भेजते हैं? लिवर में। और लिवर क्या करते हैं? उस लैक्टिक एसिड को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होता है। आगे इसके भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे एलडीएल है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एचडीएल है जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। बहरहाल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टीरॉयड हार्मोन है, खासतौर पे जो सेक्स हार्मोन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो सारे आमतौर पर किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को प्रिकर्सर कहा जाता है, या रॉ मटेरियल भी आप कह सकते हैं। प्रिकर्सर वो चीज़ होती है जिससे हमने कोई चीज़ बनानी हो, जैसे ईंट एक प्रिकर्सर है, उससे हमने क्या बनानी है? दीवार बनानी है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जब हमारे बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है, खुराक को इस्तेमाल किया जाता है, जो वेस्ट बनता है वो टिश्यू से पहले लिवर में आता है, क्योंकि आमतौर पे जो वेस्ट बनता है वो, अगर हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करें तो वो आमतौर पे होता है अमोनिया की शक्ल में, और अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस। तो इसको लिवर में लाया जाता है। लिवर इसकी क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, किसके जहरीले असर को कैसे ख़त्म करेगा? इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देगा? यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट। ज़्यादातर वो यूरिया बनाते हैं और स्मॉल क्वांटिटी यूरिक एसिड के बनाते हैं, और फिर यूरिया और यूरिक एसिड को किडनी में भेज देगा, किडनी बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हार्मोन्स। हार्मोन्स हैं क्या? दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको डकलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, तो उनसे निकलने वाली जो सिक्रेशन है उनको हार्मोन्स कहते हैं। और जितने भी हार्मोन्स हैं वो जो टारगेट साइट होती है जहां उन्हें पहुंच के अपना एक्शन परफॉर्म करना है, वो हमेशा ब्लड के ज़रिए से ही ट्रांसपोर्ट होंगे। अच्छा, गैसेस, जैसे जो लंग्स है वो ऑक्सीजन गेन करते हैं और टिश्यू तक ब्लड के ज़रिए से पहुंचाते हैं, और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो भी ब्लड के ज़रिए से लंग्स की तरफ आएगी, फिर लंग्स उनको बाहर एलिमिनेट कर देगा। तो गैसेस भी हमारे ब्लड का हिस्सा होती हैं। तो ये 6 कैटेगरीज हैं जो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगला पोर्शन इंशाल्लाह ब्लड का होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड सेल्स कितनी कैटेगरीज के हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।